आरक्षण सामाजिक न्याय का हथियार या फिर अब आरक्षण के भीतर भी न्याय की जरूरत है? यह सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि जिस आरक्षण को सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन को दूर करने का जरिया बनाया गया था, उसके भीतर ही अब एक नई बहस खड़ी हो रही है। क्या आरक्षण का फायदा उन लोगों तक पहुंच रहा है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, या फिर ओबीसी, एससी और एसटी के भीतर भी कुछ अपेक्षाकृत मजबूत और प्रभावशाली जातियां आरक्षण के बड़े हिस्से पर लगातार कब्जा बनाए हुए हैं? ओबीसी के मामले में रोहिणी कमीशन के विश्लेषण ने असमान वितरण की तस्वीर सामने रखी थी। कमीशन की रिपोर्ट में यह कहा गया था कि ओबीसी की करीब 25% जातियों ने लगभग 97% आरक्षण का लाभ ले लिया, जबकि 983 ओबीसी समुदाय ऐसे थे जिन्हें केंद्रीय नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आरक्षण का कोई भी लाभ नहीं मिला। अब बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन ने भी कहा, आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। संतोष सुमन ने आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा की मांग कर दी। उन्होंने साफ कहा कि समीक्षा मतलब आरक्षण समाप्त करना नहीं है, बल्कि आरक्षण का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे, ये जरूरी है। और इससे पहले संतोष कुमार सुमन के पिता और केंद्रीय मंत्री जितन राम मांझी भी आरक्षण की समीक्षा की मांग कर चुके हैं। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सब क्लासिफिकेशन के फैसले को सही भी ठहराया था। बड़ी बात यह है कि संतोष कुमार सुमन खुद ही दलित समुदाय से आते हैं। ऐसे में यह बहस जरूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सब क्लासिफिकेशन का रास्ता खोलते हुए माना कि एक बड़े आरक्षित वर्ग के भीतर भी कुछ समुदाय अपेक्षाकृत ज्यादा वंचित हो सकते हैं। तो आज सवाल सिर्फ ये नहीं कि आरक्षण रहे या नहीं रहे, बड़ा सवाल यह है कि आरक्षण का लाभ आखिर किसे मिल रहा है, और सबसे जरूरी सवाल, जिस जरूरतमंद के लिए आरक्षण को बनाया गया था, क्या वो जरूरतमंद आज भी आरक्षण का लाभ उठा पा रहा है? आज की बहस इसी सवाल पर, जरूरतमंदों को क्या मिल रहा आरक्षण का लाभ? करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन जातियों को जो अभी भी पिछड़े हुए हैं सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, तो उनको बाहर निकालने की जरूरत है। आरक्षण के कारण कई दलित जातियां आगे बढ़ गई हैं, पर कई जातियां आज भी पिछड़ी हुई हैं। आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ मिले, इसके लिए आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए, ऐसा मानना है बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन का। SC/ST के अंदर भी आप देखे होंगे कि कुछ ऐसी जातियां हैं, उसमें आज भी सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और एम्प्लॉयमेंट के स्तर पर आप देखेंगे तो बहुत ही नीचे है। मैंने कहने का मतलब अभी उनको उतना नहीं मिला है। और कुछ ऐसी जातियां हैं जो जिनके पास एम्प्लॉयमेंट का रेशियो बहुत ज़्यादा है, लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, और जहाँ तक हम सामाजिक स्तर पर कहते हैं तो कुछ ऐसी जातियाँ हैं जिनको आज भी छुआछूत है। संतोष सुमन ने सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक फैसले का भी जिक्र किया जिसमें कोटे में कोटा देने की बात कही गई थी। उनके इस बयान पर अब सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। बेतुकी बातों से संतोष सुमन जी को बचनी चाहिए। अगर जरूरतमंद को आरक्षण की बात कर रहे हो, जो आरक्षण की श्रेणी में आने वाले लोग हैं, वो आरक्षण प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान में व्यवस्था किया है आरक्षण के लिए, उसमें किसी प्रकार का इधर उधर का जरा सा भी हिलडोल स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जरूरत है, ध्यान रखिए, आरक्षण कोई गरीबी हटाओ अभियान नहीं है। अभी भी आरक्षण की जरूरत है, पर यह भी सच है कि जिनको सबसे अधिक जरूरत है, पहले उन तक आरक्षण का लाभ पहुंचे। कुछ दिन पहले ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बयान दिया था कि आरक्षण कोई खैरात नहीं बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है और इसे खत्म करना तो दूर, इसकी समीक्षा या बदलाव की बात भी मंजूर नहीं।
अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि संतोष सुमन के बयान के बाद बिहार की सियासत में आरक्षण का मुद्दा आने वाले दिनों में कितना बड़ा रूप लेता है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब उन सवालों पर आते हैं जिन सवालों को आज हम इस बहस में पूछने वाले हैं। सबसे पहला सवाल जो रहने वाला है वो होगा, क्या ओबीसी में कोटा के भीतर कोटा होना चाहिए? सवाल नंबर 2, क्या एससी एसटी के भीतर भी सब क्लासिफिकेशन जरूरी है? सवाल नंबर 3, क्या क्रीमी लेयर का सिद्धांत एससी एसटी तक जाना चाहिए या फिर ऐसे बदलाव उस सामाजिक न्याय की व्यवस्था को ही कमजोर कर देंगे जिसके लिए आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था बनाई गई थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब बहस आरक्षण खत्म करने की नहीं बल्कि आरक्षण का लाभ जरूरतमंद तक कैसे पहुंचे ये होनी चाहिए? और आइए जल्दी से आपका मेहमानों से परिचय करा देते हैं जिनके साथ आज हम ये बहस करने वाले हैं। हमारे साथ आज इस पैनल में जुड़े हैं डॉक्टर निहोरा यादव, जेडीयू प्रवक्ता, डॉक्टर जयंत जिज्ञासु जी हमारे साथ जुड़ेंगे, आरजेडी प्रवक्ता, कुंतल कृष्ण जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रमाकांत चंदन जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस डिबेट में हिस्सा बने हैं, शिशिर कौंडिल्य जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं एक बार फिर से ये सभी दर्शकों को बता दूं कि आज का जो बहस है, बहस का मुद्दा ये नहीं है कि आरक्षण हटना चाहिए, रहना चाहिए। बहस का मुद्दा ये है कि आरक्षण का लाभ जरूरतमंदों तक कैसे पहुंचे, इस पर हम आज बहस करने वाले हैं। और शुरुआत सबसे पहले बीजेपी के साथ ही कर लेते हैं। हमारे साथ कुंतल कृष्ण जी जुड़े हुए हैं। कुंतल जी, बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन जो खुद ही दलित समुदाय से आते हैं, उनके पिता एक बड़े दलित नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं जितन राम मांझी, उन्होंने भी हाईकोर्ट के सब क्लासिफिकेशन वाले जजमेंट को सही ठहराया था। अब वो समीक्षा की बात कह रहे हैं। आपका और आपकी पार्टी का इस पर क्या सोच है? ये शिप्रा जी, हमारे पूर्वजों ने ये प्रावधान जब किया था आरक्षण का तो उसके पीछे एक बड़ी ही पायस सोच थी, बड़ी पवित्र सोच थी। संविधान सभा ने जब इस प्रावधान को पारित किया, बाबा साहब की जो सोच थी उसकी पवित्रता आज भी उसी स्वरूप में बरकरार है और हम लोग उसे उसी स्वरूप में एक्सेप्ट करते हैं। ये प्रावधान इसलिए बनाया गया कि हमारे अपने लोग, हमारे अपने भाई बंधु समाज में जो पीछे छूट गए हैं किसी कारणवश, उनका हाथ पकड़ करके उन्हें अपने साथ लाया जा सके। और यही व्यवस्था अभी चल रही है। अब इसमें अगर किसी को लगता है कि जिन भाइयों के लिए, जिस अपने समाज के जिन लोगों के लिए ये प्रावधान बनाया गया था वो अभी भी पीछे छूटे हुए हैं, उन्हें आगे लाने की आवश्यकता है, तो इस पे तो समाज के अंदर भी चर्चा होनी चाहिए ना। ये सारी व्यवस्था इसीलिए बनी हुई है कि हमारे जो भाई, हमारा जो परिवार हमसे पीछे छूट गया किसी कारण से, कोई भी ऐतिहासिक कारण हो, उन कारणों पे बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। हमारे पूर्वजों की उस पवित्र सोच पे बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर हमारा परिवार में से कोई पीछे छूट गया है तो उसे हम अपने साथ कैसे ले आए? तो पता कैसे चलेगा कि कौन पीछे छूट गया है? शायद इसीलिए वो कह रहे हैं कि समीक्षा होनी चाहिए। देखिए, ये पता चलने के तो बहुत सारे तरीके हैं शिप्रा जी, पता चलने के तो बहुत सारे तरीके हैं और इस प्रावधान पे बातचीत तो हमेशा होती है। आप जिस जजमेंट का हवाला दे रही हैं या अभी जो बातचीत चल रही है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई जजमेंट दिया है तो इस पे तो बातचीत हमेशा होती है ना। आरक्षण के मुद्दे पे समाज के अंदर हमेशा बातचीत होती है। पर एक बात मैं आपकी फिर से दोहराना चाहता हूं कि हम लोग जब बातचीत कर रहे हैं, अच्छा। एक तो आज ये बहस हम नहीं कर रहे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं, तो इसमें ये तो स्पष्ट है कि हमारे पूर्वजों की जो पवित्र मनसा है उस पे हम बहस नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ इतनी बात पे आपस में एक संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई पीछे छूटा हुआ है तो उसे आगे कैसे लाएं। जी। और इसमें मुझे लगता है कि समाज को भी आगे
बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ठीक है, ये शिशिर सारी कौंडिल्य जी, चीजें, इसका रास्ता समाज के अंदर से। जी शिशिर कौंडिल्य जी, देखिए ये तो हम सभी जानते हैं कि जो आरक्षण का ये प्रावधान किया गया, इसीलिए किया गया, अभी कुंतल कृष्ण जी भी कह रहे थे कि जो लोग पीछे छूट गए हैं उन्हें मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, और एक बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ ये लेकर आया गया था। लेकिन इससे भी तो इनकार नहीं किया जा सकता कि SC/ST में कुछ ही ऐसी जातियां हैं जो इसका लाभ उठा रही हैं। बात एक क्रीमी लेयर की भी होती है कि कुछ ही लोग हैं जो आरक्षण का प्रावधान उठाते हैं, जो जरूरतमंद हैं उन तक शायद ये नहीं पहुंच पा रहा है। देखिए शिप्रा जी क्या है ना कि कुछ जातियां नहीं, कुछ लोग की बात कीजिए। हाँ, कुछ लोग हैं जो कि लगातार इसका लाभ ले रहे हैं, और जो निचले पायदान के लोग जो हैं जिनको की बेहद जरूरत है आरक्षण की, उन्हें उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 7 सदस्यीय संविधान पीठ जो है उसने अपना एक फैसला, ऑब्जर्वेशन जो भी कह लीजिए, वो इसमें मतलब सब क्लासिफिकेशन की बात जो आपने कही उस पर अपना जो मंतव्य है वो दिया है। और उसमें जो लीड कर रहे थे BR गवई, जस्टिस BR गवई, वो भी दलित वर्ग से आते हैं। चीफ जस्टिस भी रहे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, और उन्होंने भी अपना जो उसमें मंतव्य दिया है उसमें साफ तौर से ये कहा है कि संविधान में सब क्लासिफिकेशन का प्रावधान है। और शिप्रा जी एक चीज और है कि कोई भी संवैधानिक व्यवस्था हो या फिर कोई कानून बन रहा हो संसद में, तो उसके रिव्यू का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है। और सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह रहा है। मैं एक उदाहरण और दे दूं आपको। जैसे अभी एक IAS अधिकारी बनी टीना डाबी, मैं उनको पढ़ रहा था जी। तो बेसिकली उनका अब उनके फादर जनरल मैनेजर वो MTNL में, और उनकी मदर भी IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस से जो है वो भारत सरकार में वो एक अधिकारी हैं। अब जरा समझिए कि उनके बाल बच्चे को आरक्षण क्यों मिले जी। आरक्षण तो उसी वर्ग के जो लोग, जो वैसे बच्चे जो कि बहुत ही गरीबी में पल रहे हों, जिनके पास वो एजुकेशन की व्यवस्था नहीं है, आरक्षण तो उनके लिए है ना कि उनको सहारा देकर के आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के इसके समीक्षा की बात अगर संतोष सुमन जी ने किया है तो, और वो भी एक दलित वर्ग से आते हैं, तो उन्होंने तो बड़ा दिल दिखाया है, तो ये अच्छी बात है। और कुल मिलाकर के इस प्रकार से जो चीजें हो रही हैं, आरक्षण का प्रावधान संवैधानिक तौर पे कई आर्टिकल्स में है, उसकी चर्चा यहाँ पे बड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन इतना तो जरूर है कि आरक्षण जिस व्यवस्था के लिए लागू किया गया था, बराबरी के लिए लागू किया गया, उस निचले पायदान का जो व्यक्ति है उसको ऊपर लाने के लिए किया गया। लेकिन ऐसा संभव अभी तक नहीं हो पाया है। जिस किसी को भी आरक्षण मिल रहा है वो वही उसका लाभ पीढ़ी दर पीढ़ी लेते जा रहे हैं। तो इसके समीक्षा की जरूरत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया है कि जरूरत इस प्रकार की है, और अभी राजनीतिक दलों से भी ये चीजें निकल कर के आ रही हैं। तो कमोबेश ये कह लीजिए कि एक मतलब पॉजिटिव साइन है। हाँ। कि कुछ बेहतर होगा, देश कुछ बेहतर की तरफ आगे बढ़ रहा है, इसका पॉजिटिव साइन है और इसका स्वागत होना चाहिए। नेहोरा जी हमारे साथ JDU प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। नेहोरा जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो आप बताएंगे, क्योंकि पूर्व CM नीतीश कुमार खुद एक बड़े नेता रहे हैं और उन्होंने भी ये चीजें समझी कि शायद जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक ये फायदा नहीं पहुंच पा रहा है आरक्षण का, और इसीलिए उन्होंने दलित, महादलित श्रेणी जो है वो बनाया। तो आप लोग को तो इसमें सहमति जतानी चाहिए कि हाँ, समीक्षा होनी चाहिए। सहमत होंगे आप इससे? 1978 में स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण लागू किया था, जिसमें पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग दोनों को बांटा था और दोनों को अलग अलग किया था। यह निर्णय लगातार, हालांकि बीच में 90 के बाद 91, 92 में इसको समाप्त करने की कोशिश की गई थी
करण, लेकिन नहीं हो सका और लगातार ये बिहार में चल रहे हैं। एक बात मैं और बता दूं कि नीतीश कुमार जी ने कर्पूरी ठाकुर के जयंती पर कई दफा कहा कि आरक्षण में जो फार्मूला बिहार में लागू है, आदरणीय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर ने लागू किया है, ये फार्मूला देश भर में लागू हो, यह नीतीश कुमार जी का मांग रहा है और उसके आधार पर हम लोग की असहमति नहीं है। दूसरी बात हम उठाना चाहते हैं कि आरक्षण के सवाल पर जो कहीं न कहीं मिसलीडिंग भी हो रहे हैं कि अमुक लोग उठा लिया, अमुक लोग नहीं उठाया। भाई, बीपी मंडल कमीशन में क्या रिपोर्ट था? मुझको नहीं लगता है कि हम लोगों ने काफी अध्ययन किया है। शिक्षा की व्यवस्था, वैसे गरीबों को कोचिंग की व्यवस्था, ऐसे वर्गों में सारे व्यवस्था हो ताकि शिक्षित होकर, नौकरी तो यही नहीं मिल जाता है, प्रतियोगिता होता है, परीक्षाएं होती है, उसके लिए सरकार की जिम्मेवारी है कि तैयार करे। नीतीश कुमार जी ने बिहार में तैयार किया, जो निचले पौधान पर है उसको नीतीश जी ने तैयार किया। यह तैयारी पूरे देश में होना चाहिए, कहीं कोई हम लोगों को एतराज नहीं है। तीसरी बात कहना चाहते हैं, जिन लोगों पर टारगेट है, मैं जानता हूं कि किन लोगों, किन जातियों पर टारगेट है, तो उन जातियों तो क्रीमी लेयर में आता है। 8 लाख से जिसका अधिक इनकम है वो तो आरक्षण का लाभ लेता ही नहीं है। तो इसीलिए जो सही बातें हैं आरक्षण के मामले में, वो जनता के बीच में जाना चाहिए और ले जाना चाहिए। हम लोग कभी भी वर्गीकरण तो मतलब आप चाहते हैं कि समीक्षा होनी चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। हाँ, सब मांग किया हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने, कर्पूर जी के कई जयंतियों पर लगातार मांग किया। जयंत जिज्ञासु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आरजेडी प्रवक्ता। जयंत जी, आरजेडी का क्या, रोहिणी कमेटी बनी थी। हाँ जी जी जी, आरजेडी का क्या स्टैंड है इस पर? आरजेडी क्या सोचती है इस पर? देखिए, आरक्षण जो है या सकारात्मक पहल जो है वो संविधान सम्मत है और उसमें कोई आर्थिक स्थिति की बेहतरी के लिए आरक्षण नहीं है। वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ गए लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने के लिए, उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए, उनके साथ समाज में बाकी लोग जो हैं उनका एक शांतिपूर्ण और गरिमापूर्ण सहअस्तित्व हो, इस भावना के साथ ही उसकी व्यवस्था संविधान निर्माताओं ने की। और उसमें 3 जो उसकी पूर्व शर्त है वो यह है कि जो ऐतिहासिक रूप से अलग थलग रहे, हिस्टोरिकली एलियनेटेड लोग हैं, उनको ट्राइबल में डाला गया। और जिन लोगों को अस्पृश्यता या छुआछूत का शिकार होना पड़ा लंबे अरसे तक समाज में, उनको शेड्यूल्ड कास्ट में डाला गया। और जिन लोगों को सोशली और एजुकेशनली बैकवर्डनेस का सामना करना पड़ा है उनको ओबीसी में। अब ये कई, मान लीजिए बिहार का उदाहरण दिया गया कि यहाँ पर एक वर्गीकरण है पिछड़े में भी अति पिछड़े। और जहां तक हम लोगों की पार्टी का सवाल है, हम यह मानते हैं यह कोई 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी आरक्षण मिलने से कोई ऐसी बात नहीं आ जाती है उनकी जिंदगी में जिसको हम काबिले जिक्र तब्दीली कहें और जिसका कि दूरगामी असर हो और जिनका कि समाज निर्माण में अलग अलग क्षेत्रों में कोई योगदान प्रभावी हो सके। मसलन गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1 पीढ़ी में नहीं लिखा है, वो 7, 8, 10 पीढ़ी तक अगर शिक्षा के साथ उनका जुड़ाव रहा तब जाके कोई स्वतंत्र चिंतन और जहां निर्भय चित्त हो और जहां लोग सर को उठा के चल सकें, जिसका आह्वान वो करते हैं। तो इसलिए हमारी पार्टी की स्पष्ट समझदारी है कि आरक्षण लागू होने के बाद भी जो 90 में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने घोषणा की और जिनमें रामविलास पासवान जी, शरद यादव जी, मधु दंडवते साहब, जॉर्ज साहब, चौधरी अजीत सिंह जी, इन लोगों का अहम योगदान केंद्र में और सूबे में लालू प्रसाद जी, मुलायम सिंह जी, इस तरह के लोगों का। और नीतीश कुमार जी भी उसमें राज्य मंत्री थे देवीलाल जी के साथ कृषि विभाग में। तो मैं कह रहा हूं कि एक सामूहिक प्रयास से ये जो मिला, उसके बाद बिहार में मैं आपको बताऊं कर्पूरी जी ने जो 1978 में
और रामनरेश यादव जी ने भी जो 15% उत्तर प्रदेश में और 26% बिहार में, उसमें फॉर्मूला यही था कि 3% सभी जाति की महिलाओं को, 3% आर्थिक रूप से विपन्न लोगों को, और बाकी जो है पिछड़े और अति पिछड़े को, जिसमें कि आपको वर्गीकरण कर्पूरी जी ने किया। लेकिन 12 वर्षों तक उस आरक्षण की सीमा को नहीं बढ़ाया गया, और लालू प्रसाद जी मुख्यमंत्री बने थे तभी जाके 12% से बढ़ा के अति पिछड़ों का आरक्षण 14% किया, और राबड़ी देवी जी ने झारखंड बंटवारे के बाद 14% से बढ़ाकर 18% किया। राबड़ी जी 2005 में मुख्यमंत्री पद से हटी, उसके बाद 18 वर्ष गुजर गए, लेकिन आरक्षण की सीमा नौकरियों में नहीं बढ़ाई जा सकी। जब हम लोग सरकार में शामिल हुए, मैं पार्टी का स्टैंड आपको बता रहा हूं कि तब जाके अब 12% से लेकर 18% पिछड़ों का, 18% से 25% अति पिछड़ों का, और 16% से 20% दलितों का, और 1% से 2% बढ़ा के हमने आदिवासियों का किया। अब ये मामला अदालत में फंस गया। हमारी पार्टी ने तब भी कहा कि 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया जाए और फिर से एक नया कानून बनाया जाए, 65 के बजाय 66 कर दीजिए, 80 कर दीजिए, और सरकार को भेजिए 9th शेड्यूल में डालिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं आपसे वही कह रहा हूं कि आप आरक्षण का दायरा कितना बढ़ाते हैं, नहीं दायरा कितना बढ़ाते हैं इससे मतलब नहीं है, मतलब ये है कि उन लोगों तक ये चीजें पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है। मुद्दा ये है कि आरक्षण का लाभ लोगों को मिल रहा है, इस पर समीक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शिप्रा जी समीक्षा होनी चाहिए, और आरक्षण के नियमों की बहुत सारी दलित जातियां हैं जो हाशिए पर है। मैं आपसे कह रहा हूं ना, आरक्षण की मुकम्मल, सम्यक, समग्र समीक्षा होनी चाहिए, और जो लोग आरक्षण के प्रावधानों की खुलेआम धज्जियां उड़ाते हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, और ऐसा नहीं होता। इसीलिए 27% केंद्रीय स्तर पर आरक्षण के बावजूद सारी कैटेगरी को मिला दें नौकरी, जो एक क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 में। तो मतलब आरजेडी भी इसके समर्थन में है? आरजेडी को भी लगता है कि समीक्षा होनी चाहिए? नहीं, समीक्षा इस बात की होनी चाहिए कि 27% आरक्षण के बावजूद सभी नौकरियों में सिर्फ 12% नुमाइंदगी क्यों है? 15% आरक्षण की सीटें, आरक्षित सीटें खाली जा रही हैं, उसके लिए कौन कसूरवार है? और जब 27% आरक्षण की सीटें भरी ही नहीं जा रही हैं, तो कौन खा गया और किनको नहीं मिला? ये सवाल तो बिल्कुल सवाल हो जाता है। और ये सवाल का जवाब कैसे मिलेगा? पालन नहीं हुआ, जवाब यही मिलेगा कि आप उसका पूरा डेटा निकालिए। तो वही डेटा कहां से आएगा? तो इसी की तो समीक्षा की बात हो रही है। मैं आपसे कह रहा हूं कि जब तक आप जब तक ईमानदारी से जातिवार जनगणना अखिल भारतीय स्तर पर नहीं होगी, शिप्रा जी, जो रोहिणी कमीशन की बात इन लोगों ने की है वो विगत 5 वर्षों के आंकड़े के आधार पर है। मैं कह रहा हूं आजादी के बाद से या आरक्षण लागू होने के बाद से सभी जाति विशेष या वर्ग विशेष की नौकरियों में कौन कौन लोग हैं, किस वर्ग के, ये एक मुकम्मल डेटा देने में क्या सरकार को परेशानी है? लेकिन बिना आंकड़े के आप चाहेंगे कि हम वर्गीकरण कर दें, तो इसको हम गवारा नहीं करते, इसको हम स्वीकार नहीं करते। ये धोखाधड़ी है सरासर उन वर्गों के साथ। तो रोहिणी कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें भी तो यही कहा गया था। नहीं, वो बकवास है, वो सिर्फ 5 साल का डेटा है शिप्रा जी। मैं कह रहा हूं कि आप 1994 से, जब से ओबीसी रिजर्वेशन केंद्र के स्तर पर लागू है, तब से आप बीजेपी प्रवक्ता कुंतल जी से मैं जवाब ले लेती हूं, फिर मैं रमाकांत जी के पास जाऊंगी। ठीक है कुंतल जी। देखिए परेशानी क्या है कि हमारे साथी जयंत और उनकी पार्टी हर मुद्दे में सिर्फ और सिर्फ राजनीति की बात करती है। जब जहां जरूरत पड़ी 2007 में, जैन जी, मतलब आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, मुझे पता है आप गलत जगह पे हैं, पर आप आदमी अच्छे हैं जैन जी। आप देखिए 2007 में जब जरूरत पड़ी थी, 2007 में जब जरूरत पड़ी थी शिप्रा जी, तो इसी एनडीए की सरकार ने बिहार में महादलित कैटेगरी बनाई थी ना। और उसमें सारी फिलॉसफी क्या है? सारी फिलॉसफी क्या है? सारी फिलॉसफी क्या थी? सारी फिलॉसफी ये है कि साहब जो लोग पीछे छूट गए हैं उनको आगे लेके आना है, जो लोग पीछे छूट गए हैं उनको आगे लेके आना है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? जैन जी, क्या इसमें राजद को दिक्कत है?
हमारी सोच ये है और हमारी वही पवित्र सोच है जो बाबा साहब की थी कि जो लोग पीछे छूट गए हैं उन्हें आगे लेके आना है, उन्हें आगे लेके आना है। दिखने लायक तब्दीली होनी चाहिए। कर दें तो उससे क्या उनकी जयंत जी, ये बताएं कि क्या इसमें भी कोई दिक्कत है? क्या राजद को और लालू प्रसाद यादव जी के कुनबे को इसमें कोई दिक्कत है कि जो पीछे छूट गए उनको हम आगे लेके आने की कोशिश कर रहे हैं? कैटेगरी बना दिया। क्या सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव जी के कुनबे तक ही आप आरक्षण को सीमित रखना चाहते हैं? जयंत जी, क्या राजद लालू प्रसाद यादव जी के कुनबे तक रखना चाहती है आरक्षण को? ठीक है, मुझे एक बात बताएं, एक एक करके सर, किस बात का ऑब्जेक्शन है आपको? किस बात का ऑब्जेक्शन है आपको? हमारे साथ रमाकांत जी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो बेहतर तरीके से आरक्षण को भी समझते हैं और बिहार की राजनीति को भी समझते हैं। एक करके जयंत जी एक एक करके, मैं आ रही हूँ सर, एक एक करके। मैं अगर तथ्यात्मक रूप से गलत हूँ ठीक है सर, मैं भी नहीं सुन पा रही हूँ, प्लीज एक एक करके बात करेंगे। हाँ जल्दी से नेहोरा जी आप जवाब दीजिए, फिर रमाकांत जी के पास। जयंत जी ने ये कहा कि लालू यादव और राबड़ी जी ने आरक्षण को बढ़ाया। नंबर 1, क्या 50% से अधिक किया उन्होंने? नहीं। क्या कहाँ बढ़ाया? जो महिलाएं आर्थिक रूप से कमजोर थी 3% कर्पूरी जी ने आरक्षण दिया था, और दिव्यांग जो 3% मिला था, 6% हटाकर 2% बढ़ाया। पिछड़े वर्ग में भी, अति पिछड़े वर्ग में। कितनी चालाकी से नेहोरा जी और जयंत जी दोनों से मैं ये कहना चाहूंगी, नहीं प्लीज एक एक करके सर सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए आप लोग, पहले मेरी बात आप लोग सुनिए। आप नेहोरा जी और जयंत जी दोनों मेरी बात सुनिए। यहाँ बहस इस बात की हम कर ही नहीं रहे हैं कि आप किसने बढ़ाया किसने घटाया। बात इस बात की है कि समीक्षा होनी चाहिए, जो जरूरतमंद लोग हैं उनको कैसे आरक्षण का लाभ मिले। ठीक है, चलिए पहले मैं रमाकांत जी के पास जाऊंगी, फिर मैं आती हूँ। चलिए रमाकांत जी आपको क्या लगता है, अभी 76 साल हो गए आरक्षण को लागू किए हुए, क्या आपको लगता है कि जिस हिसाब से आरक्षण को लागू किया गया था, जिस सोच के साथ ये लाया गया था, वो सोच सफल हो पाई है अब तक? देखिए, इस बात का जवाब तो मैं कुछ आंकड़ों के साथ में दूंगा, लेकिन मुझे पहले ये कहना है कि लगता है बहस का विषय बहुत क्लियर नहीं है। हमारे साथ ही बिल ओबीसी आरक्षण पर ही सिमटे हुए हैं, जबकि बात हो रही है संतोष सुमन जी के बयान पर। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि देखिए, बदलाव प्रकृति का नियम है और जो सकारात्मक बदलाव होता है उसे समाज स्वीकार करता है। आप देखें, अगर सबसे पहले अगर जनरल लोगों को आरक्षण मिल रहा था तो बाद में उसमें ईडब्ल्यूसी जोड़ा गया, पिछड़ा था तो पिछड़ा में अति पिछड़ा जोड़ा गया, और नीतीश जी ने फिर बाद में दलित और महादलित वर्गीकरण करके आरक्षण की बात कही। मैं उस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता कि दलित और महादलित में कौन था, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि जो आरक्षण मिल रहा था और जिस आरक्षण को लेकर के 2015 में मोहन भागवत जी ने समीक्षा की बात कही थी, और जिस आरक्षण को लेकर के नीतीश कुमार जी ने दलित और महादलित में बांटा था, उसके पीछे आधार यह था कि जो नौकरियां पा रहे थे लोग, उसमें 4 जातियां जो थी वो प्रमुख थी। उसमें दुसाध जो थे वो लगभग 32% नौकरियां पा रहे थे, चमार जाति के लोग करीब 30% नौकरियां पा रहे थे, वहीं पासी के लोग 7% पा रहे थे और रजक लोग 10% पा रहे थे। यानी कि कुल 83% नौकरियां ये केवल 4 जातियां पा रही थी। मुझे तमाम उन लोगों से सवाल है जो चाहते हैं कि क्रीमी लेयर नहीं हो, वो बताएं कि बिहार में जो 23 जातियां हैं उसमें 4 जातियों में आरक्षण का जो होता है, नौकरियों का बंटवारा हो रहा है, तो शेष 19 जातियों तक वो आरक्षण कैसे पहुंचेगा, यही फॉर्मूला वो बता दें। उनकी राजनीति में ये फॉर्मूला अगर है और दलित का चिंतन करते हैं और दलित नेतृत्व का वो ध्यान रखते हैं, तो शेष 19 जातियों का ख्याल करें और एक फॉर्मूला कोर्ट में भी दें, ये सरकार को सुझाएं, और सरकार में चिराग पासवान है वो सुझाएं कि 19 जातियां कैसे उस आरक्षण को पाएंगी। इसीलिए बात सुप्रीम कोर्ट से जो निकली है कि क्रीमी लेयर का ध्यान रखना होगा, नहीं तो ये 19 जातियां हमेशा पिछड़ी रह जाएंगी और निश्चित रूप से उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी जी। लेकिन स्थिति क्या है शिवराज जी कि नीतीश जी ने भी बहुत हिम्मत के साथ दलित और महादलित किया, लेकिन राजनीति में जो पासवान है वो 5% है,
अब वो 5% वोट की राजनीति को लेकर के फिर दलित और महादलित को एक करना पड़ा। वो एक लोकतंत्र में वोट की राजनीति, लेकिन अगर वोट की राजनीति से इतर सोचे तो यह सोचना सबसे जरूरी है सभी पार्टियों के लिए कि ये 19 जातियां कैसे आगे बढ़ेगी। जी शिप्रा जी। अब कुंतल कृष्ण जी, देखिए एक चीज तो क्लियर हो चुकी है कि सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी ये सकारात्मक है इसको लेकर, और वो भी चाहती हैं कि अगर समीक्षा होती है तो अच्छी बात है, एक डेटा पता चलेगा कितने लोग इसका लाभ ले रहे हैं, कितने लोग नहीं ले रहे हैं, और फिर कुछ बदलाव उसमें किए जाएं। तो अगर समीक्षा की बात होती है तो किस तरीके से सरकार इस पर आगे सोचेगी या आगे कदम बढ़ाएगी? शिप्रा जी, जब भी ऐसी बात उठती है तो सकारात्मक तरीके से कदम उठाने का काम हमारी सरकार करते आई है। अभी अभी बात हो रही थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। जो लोग आरक्षण के पीछे की पूरी थ्योरी, इसकी पूरी की पूरी पवित्र सोच यही है ना कि जो हमारे अपने पीछे छूट गए हैं उनका हाथ पकड़ करके हम अपने साथ ले आए। पूरी की पूरी सोच यही है। इस पे किसी को परेशानी है? अभी मैं जयंत भाई को सुन रहा था, मैं ये बात नहीं उठाना चाहता था, लेकिन आदरणीय चंदन जी ने ये बात कही, वो सिर्फ एक मुद्दे पे अटके हुए हैं। क्या पूरा समाज, बात हम जब कर रहे हैं इस पवित्र सोच की, तो इस सोच के उस पवित्रता को बरकरार रखने की जरूरत है। हमारे पूर्वजों ने आरक्षण का प्रावधान इसलिए किया था कि जो सही में पीछे छूट गए हैं उनका हाथ पकड़ के हम आगे लाएं। अगर आज के दिन में समाज को ऐसी स्थिति दिखती है, यह सवाल उठता है, तो सकारात्मक बात होनी चाहिए। रोहिणी कमीशन की बात कर रहे हैं। रोहिणी कमीशन हमारा इनिशिएटिव है और इसको जमीन पे उतारने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। अगर आपके पास कोई सकारात्मक सुझाव है तो आप दें, उसका भी हम स्वागत करेंगे। लेकिन इस पवित्र सोच में अगर आप राजनीति करने की कोशिश करेंगे तो उसका हम विरोध करेंगे। शिशिर जी, ये राजनीति की बात नहीं है ना शिशिर जी? अब इसमें सोचना भी पड़ेगा कि किस तरीके से सचमुच फायदा। नहीं, देखिए क्या है ना, मुझे अभी तक जो मैं सुन रहा था, बेसिकली जिस इश्यूज पे हम लोग डिबेट करने बैठे हैं, हाँ जी, दरअसल दो चीजें हैं शिप्रा जी, इसको समझने की जरूरत है। संवैधानिक आरक्षण केवल SC/ST आरक्षण है। उसमें संविधान में प्रावधान है, अनुच्छेद 15(4) पढ़ लीजिए, 16(4) पढ़ लीजिए, 332, 335, ये सब जो आर्टिकल है संविधान का, इसमें दलित आरक्षण पे चर्चा है। OBC आरक्षण पे संवैधानिक चर्चा नहीं है। ये जो चर्चा जितनी हो रही है, OBC आरक्षण 1990 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत BP मंडल कमीशन के रिपोर्ट्स के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने उसको जो है वो लागू किया। सवाल इसका नहीं है। सवाल जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा वहां तो है ही नहीं, वहां पे तो ऑलरेडी लागू है। वहां तो इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार का जो 1992 का जजमेंट है, उस जजमेंट को आप देखें और उस पर कई सारे केसेस हैं, केसेस ऑफ स्टडी को भी देखेंगे आप, तो आप देखिए ना, अभी हाल फिलहाल में IGIMS का मामला, एम्स का मामला, वहां के डायरेक्टर ने जो है अपने बेटे का एडमिशन क्रीमी लेयर को दरकिनार करते हुए करवा दिया था वहां, शायद MD या MS में, एम्स में, उस पे उसको फिर उसका एडमिशन कैंसिल्ड हुआ। होता क्या है ना कि ये मतलब इशूज, चाहे निहोरा जी हो या अन्य लोग, ये कहां पे लेकर के जा रहे हैं इशूज को, वहां पे इशूज ही नहीं है ये, ठीक है, वहां ऑलरेडी इसको ये रिजॉल्व है ये। हाँ। अब इशूज जहां है वह उस इशूज पे बात करने की जरूरत है। जैसे रमाकांत चंदन जी ने कहा, बहुत अच्छा कहा कि भाई अगर एक व्यक्ति आरक्षण ले लेगा, जैसे कोर्ट ने क्या कहा था तो समझिए, कोर्ट ने कहा कि अगर SC/ST यानी आरक्षित वर्ग का व्यक्ति का कट ऑफ जो है वो जनरल के इक्विवेलेंट आता है तो वो आरक्षित श्रेणी का नहीं माना जाएगा, वो जनरल श्रेणी का माना जाएगा। जस्टिस VR गवई ने इस पे चर्चा की कि हमारे बेटे को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए। तो यहां चर्चा हो रही है, संतोष सुमन जी का बयान उसके रिगार्डिंग है। आप आरक्षण को कितना एक्सीड करें, भाई कोर्ट ने लिमिटेड कर दिया कि 50% से ज्यादा एक्सीड नहीं होगा आरक्षण। तो ये इस विषय पे, और आप जो जिस कानून बनाने की बात कर रहे हैं, तो कानून के रिव्यू का पावर भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है।
ठीक है। इसीलिए इन सब बातों पे बात हो ही नहीं रही है। हाँ। विषय तो यहां है ना कि जो बातें उठी हैं, जो संवैधानिक है, जो संवैधानिक नहीं है, जहां पे ऑलरेडी प्रोविजन है, वहां पे हम क्यों चर्चा करें इस ठीक बात है की? जयंत जी, चर्चा तो वहां करने की जरूरत है ना ठीक जहां पे इस प्रोविजन की जरूरत है। मैं उस पे बात कर रहा हूं। ठीक है जयंत जी। संविधान में जो अनुच्छेद 340 है उसमें पिछड़े वर्ग के लिए आयोग बनाने, उसकी स्थितियों के अध्ययन करने का स्पष्ट जिक्र है और उसका नाम अन्य पिछड़ा वर्ग दिया गया है। इसका मतलब है कि कोई पिछड़ा वर्ग है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और जो आरक्षण के दायरे में है, यानी कि दलित और आदिवासी को पिछड़े वर्ग के रूप में चिन्हित किया गया और अन्य पिछड़ा वर्ग जो छूट गए हैं वैसे बैकवर्ड क्लासेस। दूसरा मैं कह रहा हूं, नहीं एक वाक्य तो कहने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि अगर हमको सचमुच समाज के डिफरेंट स्ट्रेटा की अद्यतन जानकारी, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक जानना है, तो मैं ये कह रहा हूं कि आजादी के समय कायस्थों का जो प्रतिनिधित्व सरकारी सेवाओं में था वह अचानक से घट क्यों गया, और जो ब्राह्मण भाई हैं, भूमियार भाई हैं, अपनी जनसंख्या से 10 टाइम्स से भी ज्यादा रिप्रेजेंटेड क्यों है। अगर हम उसका कोई लेखा जोखा और ब्यौरा निकालेंगे तब तो हमको जो ये 4 जातियां हैं या उसमें मराठा जाट को भी जोड़ लें कहीं कहीं और खत्री वगैरह को भी, तो हमको तो वहां एक वर्गीकरण की आवश्यकता मालूम पड़ती है कि राजपूतों की नुमाइंदगी इतनी कम क्यों, कायस्थों की नुमाइंदगी क्यों घटी। तो फिर तो हमको क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर तो ऑलरेडी है ओबीसी में। मैं आपसे कह रहा हूं कि रोहिणी कमीशन के रिकमेंडेशन को हम नहीं मानते क्योंकि वो सिर्फ 5 साल के आंकड़े के आधार पर है, और अगर सचमुच सभी वर्गों के नुमाइंदगी की हमको फिक्र है जो कि है, तो प्रॉपर कास्ट सेंसस कंडक्ट कराया जाना चाहिए, जिसमें कि घालमेल ये लोग कर रहे हैं। आप उसके प्रश्न को देख लें, उसकी नियमावली को देख लें। वो भारत सरकार के सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा प्रॉपर जो सेंसस कानून है 1948 का, उसके वायलेशन के साथ ये कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि आबादी को गिनो और हर आबादी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में दे दो। हमारा तो सिंपल फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला डॉक्टर लोहिया का बड़े नम्रता के साथ कह रहा हूं कि जिस चीज पे बात करने हम आए थे हम उस चीज पे हैं, इस पर वो तैयार नहीं होते आबादी के जयंत अनुपात में। जयंत भाई आज जिस विषय पे हम बात करने आए हैं उस विषय पे आपके मंतव्य सुनना चाहता हूं मैं। हम उस विषय आप जिस जगह पे हैं उस जगह के सबसे खुले मानसिकता वाले व्यक्तियों में हैं आप। आपसे तो मैं जानना चाहता हूं कि राजद क्या सोचती है इस विषय पे। आप मुझे ये बताएं कि राजद इस विषय पे क्या सोचती है। संतोष सुमन जी ने जो वक्तव्य दिया है उस पर राजद क्या सोचती है, कृपया आप मुझे ये बताएं। आप जयंत भाई उस पे हम आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। आप जिस विषय पे चर्चा करना चाहें करें, लेकिन आज जो विषय है उस विषय की महत्ता को समझिए। मुझे बोलने दें तो मैं आपसे कहूं कि आप कभी नीतीश कुमार जी तो आप भी बोल रहे हैं जयंत भाई, जानने का प्रयास किए हैं। जयंत भाई मेरा विनम्र निवेदन है, जयंत भाई मेरा विनम्र निवेदन है। सुन तो लीजिए पहले जयंत जी, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि मैं इस बात पर स्पष्टता चाहता हूँ। शिप्रा जी मैं इस बात पर स्पष्टता चाहता हूँ कि राजद इस विषय पे क्या सोचती है। शिप्रा जी मेरा निवेदन है कि यह स्पष्ट किया जाए कि राजद इस विषय पे क्या सोचती है। राजद आज के विषय पे क्या सोचती है, इस पर स्पष्टता दिलाएं आप। शिप्रा जी मेरा निवेदन कृपया सुने आप। शिप्रा जी आप डिबेट कंडक्ट कर रही हैं, आप कृपया मेरा निवेदन सुने। राजद इस विषय पे क्या मंतव्य रखती है ये कृपया आप क्लियर करवाएं। बताएं आप। भाजपा हम तो बता ही रहे तब से, हम तो बता रहे हैं, लेकिन आप क्या सोचते हैं आप बताइए। आप बताएं डॉक्टर संतोष सुमन जी का जो आज वक्तव्य आया है उस पर राजद का क्या मानना है, बताइए आप। जयंत जी मैं कह रहा हूं कि प्रॉपर कास्ट बेस्ड कास्ट सेंसस हो और आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जाए, राजद यह मानता है। संतोष सुमन क्या कहते हैं उससे हमको मतलब नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल और संविधान की भावना का सम्मान आपको जयंत जी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। से मतलब होगा। नहीं मैं समानता जयंत जी
हम तो एक डॉक्टर सेकंड अम्बेडकर कुंतल और जी, लोहिया एक एक के करके प्लीज आप संविधान बात की रखेंगे। भावना मुझे से नहीं लगता मना कर सर रहे कि हैं। दर्शक भी आप लोग को समझ पा रहे होंगे, सुन पा रहे होंगे। जयंत जी, आपकी जो मांग है वो तो ठीक है, लेकिन मुझे बताइए, अभी शिशिर कौंडिल जी ने भी इसका जिक्र किया था, टीना डाबी का वो जिक्र कर रहे थे। अगर वैसा व्यक्ति जिसके दादा भी आईएएस रहे, जिसके पापा भी आईएएस हैं, वो अगर आरक्षण का लाभ ले रहा है और वो एक दलित आदमी जो आरक्षण का लाभ जिनको जरूरतमंद है, जिनको मिलना चाहिए, वो कैसे इक्वल कैसे होगा सर? उसका जवाब ये है शिप्रा जी कि हम पैदा लिए हैं सिर्फ आईएएस, आईपीएस और आईएफएस बनने के लिए नहीं। हम पैदा लिए हैं कबीर बनने के लिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी बनने के लिए, रविन्द्रनाथ टैगोर कुछ भी बनने बनने के लिए और वो पैदा तीन हुए पीढ़ी हैं। के आरक्षण से नहीं होता, लेकिन- वो 3 पीढ़ी के आरक्षण से नहीं बना जाता। वो कोई सृजन का काम और साहित्य रचने का काम, और दिनकर कोई 3 पीढ़ी का आरक्षण से नहीं बनता। टीना डाबी बनना ही हमारा सपना नहीं है। हमारा अरे सपना भाई, है कि हम लोग महादेवी जयंत जी सवाल तो यही है कि एक आदमी पीढ़ी दर पीढ़ी, फिर वही बात, एक ही आदमी अगर पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण का लाभ ले रहा है और एक ऐसा आदमी है जो लाभ से वंचित है, तो इसकी बात तो होनी चाहिए ना जयंत जी। मैं तो आपसे उसका एक फॉर्मूला सुझा रहा हूँ। यही फॉर्मूला लालू प्रसाद का, यही फॉर्मूला शरद यादव का, यही अम्बेडकर का, यही लोहिया का, यही एसएम जोशी का, यही आचार्य चलिए निहोरा जी के पास मैं चलती हूँ। निहोरा जी, आबादी का अनुपात में आरक्षण दो। ठीक है निहोरा संशोधन जी, गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60, राष्ट्रपति का बेटा हो, ठीक है या जयंत चपरासी जी, की हो अब संतान। निहोरा जी से गरीब के जवाब बेटे, लेते हैं। सबकी शिक्षा एक समान, शिक्षा आपकी एक समान है नहीं, कैसे अवसर की जयंत समानता जी, होगी? आप अवसर की समानता होनी जयंत चाहिए जी, मुझे और लगता है आप माहौल की भी समानता होनी मूल चाहिए। बात को आप समझ ही नहीं रहे। मैं मेरे बिल्कुल कहने का फिलोसफाई मतलब कर ये रहा है हूं। कि एक ही मैं जो आदमी कर रहा हूं फायदा वही उठा आरक्षण रहा का मूल मर्म है है। और एक आदमी जो नहीं उठा पा रहा है। हमारा कमाल आज की- का जवाब मैंने सारी यही है। बात कह दी आपको शिप्रा जी, सारी बात आपसे मैंने कह दी। उसके बाद भी आप कह रही हैं मूल भावना, मूल मर्म यही है। आरक्षण देने के पीछे का उद्देश्य यही है कि आरक्षण की जरूरत ही समाप्त हो जाए। सब लोग शैक्षणिक, तो सबको मिलना चाहिए ना सर, इक्वल होना चाहिए ना, यही रूप से चलो ठीक है। समान निहोरा होना जी, है। निहोरा जी, और उस समानता के लिए वर्षों कई ठीक पीढ़ियां है लगेंगी सर, अभी। ठीक है, चलिए निहोरा ऐसा है जी। शिप्रा जी, ऐसा है शिप्रा जी। हम्म। सबसे पहले मैं शिशिर जी ने कहा कि पिछड़े वर्गों के आरक्षण का जिक्र संविधान में नहीं है। स्पष्ट रूप से संविधान में लिखी गई है कि जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं उनको विशेष सुविधा मिलना चाहिए। आप जैसा जयंत जी ने कहा कि उसका कमीशन जांच करेगा कि पिछड़े वर्गों में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टिकोण से कौन पिछड़े हैं। तो संविधान में कैसे नहीं है? ये तो संविधान से आप पुरा रहे हैं। तो खैर लोग समझते हैं इस बात को। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, सामाजिक व्यवस्था के आधार पर नीतीश कुमार जी ने दलित महादलित किया था। हम सहमत हैं इस बात से कि दलित में भी कुछ ऐसे हैं जो पीछे छूट गए। तो ये पीछे छूट गए, जिम्मेवारी किसकी है? बिहार में तो हम लोगों ने किया, शिक्षा दे करके, ऋण दे करके, कोचिंग दे करके। जब तक एजुकेशन की व्यवस्था सही तरीके से, उसके आर्थिक हालात की व्यवस्था सही तरीके से नहीं होगा तो छूटते रहेंगे लोग। ये जिम्मेवारी किसकी है? जिम्मेवारी है सरकार की। सरकार क्यों नहीं की? कांग्रेस के लोग तो लंबे लंबे बोलते हैं। सरकार तो आप ही लोग की है सर बिहार में अभी तक। अरे मैडम, बिहार में तो किया हम लोग, सम्राट चौधरी जी भी कर रहे हैं अभी फ्री। तो मतलब आप ये दावा कर सकते हैं कि बिहार में इक्वल तरीके से सबको आरक्षण मिल रहा है? नहीं, हम बल्कि इक्वल तरीके से क्या, आप पूरे जातियों का आरक्षण का डाटा पढ़ दे क्या? जो आप नहीं, हमको ये बताइए। नहीं, मेरे पास पूरे जातियों का आरक्षण, नौकरियों का आंकड़ा है। तो नौकरियों का आंकड़ा जब पूरे जातियों को दे देंगे तब तो करने लिए कि तो SC ST में कुछ ही जातियों को फिर क्यों मिल रहा है ज्यादा? सारे जातियों में वही है। आप सवर्ण जातियों में सर्वे करा लीजिए ना, कौन सी जातियों में नहीं है? आप सवर्ण जातियों में सर्वे करा लीजिए। जो मालदार है, पैसे वाले हैं, जो बाहर बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको लाभ मिल रहा है। जो नहीं, गरीब है, मिडिल क्लास के, उनको लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये तो व्यवस्था सरकार को करना है ना। आप किसी एक ही चीज पर क्यों बोल रहे हैं? जितने भी देश में जातियां हैं उन जातियों का सर्वे होना चाहिए कि नौकरियों में प्रतिनिधित्व या अन्य क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व किन जातियों को कितना है।
आरक्षण का ही सवाल मत रखिए, सारे लोगों का सर्वे हो और उसके आधार पर बंटवारा नहीं, अभी तो हो, मैं आरक्षण की अवसर बात मिले, कर रही हूँ सर, हमें करना इसीलिए मैं चाहते हैं। आरक्षण पे बात कर रही हूँ। चलिए ठीक है, हमारे साथ कुंतल जी हैं। कुंतल जी। जी शिप्रा जी, देखिए शिप्रा जी, मैं जब इस डिबेट में आपने मुझे बुलाया तो डिबेट में चर्चा का विषय क्या था और हम चर्चा किस बात पे कर रहे हैं, इस बात पे भी चर्चा करने में कोई गुरेज नहीं है। जिस नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस की बात आप कर रहे हैं वो तो 2018 में हमने उसे कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया है। हम तो हमेशा से इस पक्ष में रहे हैं कि बाबा साहब की पवित्र सोच इस भारत के सोच में समाहित है। जो पीछे छूट गया है उसका हाथ पकड़ के हम आगे लाएंगे, ये हमारी महती जिम्मेदारी है। परंतु आज जो विषय उठा है भाई, वो भी तो समाज को सोचना ही पड़ेगा ना। देखिए 2024 में जिस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात हो रही थी, उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने भी अपना ये रिमार्क दिया 6-1 से। ये रिमार्क उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का था कि एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरत पड़े, अगर ऐसी आवश्यकता पड़े तो इन विषयों पे विचार होना चाहिए। और मेरा अपना मानना है कि समाज को इन विषयों पे विचार करना चाहिए। अगर हमारा कोई साथी पीछे छूट गया है तो उसे लेके आना हमारी जिम्मेदारी है जयंत जी, हमारी जिम्मेदारी। और कुछ विषयों पे राजनीति हम लोग नहीं करें, हम लोग राजनीति नहीं करें वो बेहतर है। 300 लोगों की बहाली करके आपने कुछ आरक्षण की मूल भावना की धज्जी उड़ा दी है। हम राजनीति नहीं करें, वो समाज के लिए बेहतर होता राजनीति है। सब कुछ तय और करेगी। आपके जैसे लोग जब इन बातों पे भी राजनीति करते हैं तो दुख होता है, क्योंकि आपकी मौलिक भावना ये नहीं होती है। आपकी मौलिक भावना ये नहीं होती है। अपॉइंटमेंट होता था मिसाल के तौर पर अर्थ साइंस में या अंतरिक्ष जयंत विज्ञान वाले जी, जयंत जी, एक सेकंड, जयंत जी, एक बात बताएं, जयंत जी, जो पीछे छूट गया है उसको आगे लाने की जिम्मेदारी आप लेते हैं कि नहीं लेते हैं? जयंत जी, जो पीछे छूट गया है उसको आगे लाने की जिम्मेदारी आप लेते हैं या नहीं लेते हैं? एक अक्टूबर 2024 के वर्डिक्ट से आप उस वर्डिक्ट से आप सहमत हैं या नहीं है? जयंत जी, 1 अक्टूबर 2024 के सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से आप सहमत हैं या नहीं है? इस तरह से तो आपने सब गरीबों का जयंत जी, 1 अक्टूबर 2024 के सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से आप सहमत हैं या नहीं है, मुझे बताएं। मैं इस बात से असहमत हूं कि सरकार ने आरक्षण का मजाक उड़ा के रख दिया है। सरकार की बात नहीं हो रही है जयंत जी, सरकार के तो हर चीज से आप असहमत हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके सब चीज एक एक बात करेंगे। मेरे पास और भी मेहमान हैं, मुझे उनके पास भी जाना है, उनके एक्शन लेना है। जी, एक एक करके प्लीज सर, आपकी आवाज मैं भी नहीं सुन पा रही। हो सकते हैं एक एक करके प्लीज। जयंत जी एक एक करके, जयंत जी एक एक करके प्लीज। शिशिर कौंडल जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। शिशिर जी एक एक करके मिलेगा। देखिए दरअसल मैं जो कह रहा था कि जो संतोष सुमन जी ने आज बयान दिया है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने तो इसे कब का 2024 में ही कह दिया। अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी बड़े प्रबुद्ध प्रवक्ता है मान्यवर कुंतल कृष्ण जी, वो कह रहे थे कि हम लाने का काम कर रहे हैं। तो 2018 से लेकर के अभी तक 2019 में चुनाव, 2024 से लेकर अभी तक जो है वो शायद किसकी सरकार है केंद्र में शिप्रा जी, मुझे थोड़ा सा ध्यान में नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है क्या सरकार? वो जो है तो इनिशिएटिव किसको लेना चाहिए था इस पे? कोर्ट के वर्डिक्ट पे इनिशिएटिव किसको लेना चाहिए? राष्ट्रीय जनता दल को लेना है। सवाल क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वही सस्पिशियस है। बेसिकली आखिर सरकार ने इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला है साहब, 6-1 से वो फैसला हुआ है। जो उस टीम को लीड कर रहा है जस्टिस BR गवई, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, वो खुद दलित हैं। वो इस बात को कह रहे हैं, बाकी के ये 5 और जजेज उनके साथ में खड़े हैं। सवाल ये है कि ये सरकार की नीयत में खोट दर्शाता है शिप्रा जी।
और हमारे साथी कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ठीक है। कि हमें निचले पायदान के लोगों को ऊपर लेके आना है। नहीं ला रहे ना, ये जो है अपना मुंह छुपा रहे हैं, ला नहीं रहे, अपना काम नहीं कर रहे। कुंतल जी जल्दी से फिर मैं रमाकांत जी के पास जाऊंगी। मैं तो फैक्ट्स कह रहा हूं ना। 18 में नेशनल कमिश्न ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को हमने कॉन्स्टिट्यूशन में दर्जा दिया ना। और वही देखिए कुंतल जी, ये लोग कहां थे? कुंतल जी ये भी संतोष सुमन ने ये भी कहा कि चिराग पासवान जो है वो आगे बढ़ गए हैं और दूसरे जो पासवान जाति के लोग हैं वो पीछे हैं। एक तरीके से ये भी कहा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि अनइक्वल चीजें बटी हुई हैं। कहने जनरल सीट पर लड़ जाते हैं रामविलास जी के दामाद और रामविलास जी के बेटे सामान्य सीट पर लड़के दिखा लें। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, ये तो करेंगे नहीं। हम सबों की महती जिम्मेदारी है जिसके लिए नरेंद्र मोदी का झाल बजाना है, कुछ भी उस तक के व्यवस्था पहुंचे, ये हम सबों की महती जिम्मेदारी है। नहीं कुंतल जी, इससे एग्जाम्पल ये दिया जा रहा है कि कुछ लोग हैं जो सच में आगे निकल गए और कुछ लोग हैं जो पीछे रह गए। सिप्रा जी इस तरह से कितने हमारे ब्राह्मण साथी उमियार साथी के परिवार को देख लेंगे तो कंसेंसस बने 25 लेकिन इसमें भी राजनीति। इसका मतलब कि हमारे कांग्रेस के साथी और राजद के साथी नहीं चाहते हैं कि जो पीछे छूटे उन्हें आगे लेके आया जाए। आप ला कहाँ रहे हैं साहब? इस पे भी राजनीति। ठीक है, हमें तो आप भी कहाँ कर रहे हैं? नेशनल कमिश्न ऑफ बैकवर्ड कोर्ट ने क्लासेस कहा हमने दिया ना कॉन्स्टिट्यूशन लिया क्या? हमने तो सामान्य वर्ग आप हो, तो खड़े हो आरक्षित अनारक्षित कोई भी वर्ग हो, कोई सरकार से खुश नहीं है क्योंकि नौकरियों को खा गई अडानी और अंबानी को बेच दिया लोगों ने सब कुछ। फिर ये जयंत जी ये आप टॉपिक पर रहिए प्लीज, करते रहेंगे। आप टॉपिक पर रहिए जयंत जी, जिस टॉपिक की बात करें उससे बात कीजिए। आप हर चीज में किसी और चीज को लेकर आ जाते हैं। रमाकांत जी मुझे ये बताइए, रमाकांत जी ये लोग तो राजनीति करते रहेंगे, ये तो राजनीति करते रहेंगे, इनका काम है। आरक्षण पर जब भी बात आता है तो अपनी अपनी वोट बैंक की बात ये लोग। एक सेकंड जयंत जी, ये लोग अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से आरक्षण पर इनका अलग अलग बयान होता है, लेकिन मूल बात अभी भी यही है कि अनइक्वल है रिजर्वेशन। देखिए सिप्रा जी, इस बहस के निहितार्थ में अगर हम जाएं तो ये मान के चलना होगा कि हम सरकार के भरोसे इस चीज को नहीं पा सकते हैं कि अंतिम आदमी तक कैसे ये आरक्षण की सीमा पहुंचेगी। चिराग पासवान 5% की राजनीति कर रहे हैं, संतोष सुमन 3% की राजनीति कर रहे हैं और यहाँ बोल करके अपने भाषणों के द्वारा अपने कर्तव्य का इतिश्री कर लेंगे, लेकिन क्या ये कैसे आगे बढ़ेगा, ये चीज कैसे जड़ तक पहुंचेगी, ये सरकार के बस में बात नहीं है। चाहे किसी भी सरकार की बात कर लें, कितने न्यायालय के फैसले वैसे रखे रह गए, चाहे वो कोई भी सरकार हो। तो सवाल ये है कि करेगा कौन? ये करेगा समाज। जब तक सामाजिक स्तर पर यह आंदोलन नहीं होगा, जब तक एक दबाव नहीं बढ़ेगा और इस सामाजिक आंदोलन में बड़ा भाई अगर छोटे भाई का हाथ पकड़ के आगे नहीं बढ़ेगा, ये जो आरक्षण में जो बंटवारे में जो 4 जातियों का वर्चस्व है वो वर्चस्व रहेगा और नीचे की 21 जातियां दलित में ऐसे ही प्रताड़ित होते रहेंगी जब तक ये लोग आगे बढ़ करके सामाजिक आंदोलन के साथ में। आज देख रहे हैं लगातार सामाजिक आंदोलन के सामने सरकार झुक रही है, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो बिहार में देख लीजिए TRE 4 के मामले में छात्रों की बात मान रही है। तो ये प्रेशर समाज के द्वारा बनाना होगा, युवकों के द्वारा बनाना होगा और खासकर जैन जी को कि जहां जातिगत आधार नहीं बल्कि एक समस्या आधार मूलक वो विरोध करें और सरकार को मजबूर करें कि कैसे 21 जातियां वहां तक पहुंचेगी। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए।